नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज हम बीए चतुर्थ सेमेस्टर के लिए हिंदी अनुवाद का तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना देर किए हम प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, नाइडा द्वारा प्रस्तुत अनुवाद के परोक्ष प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? ए विश्लेषण, बी अंतरण, सी पुनर्गठन और डी है उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है डी यानी उपयुक्त सभी। यानी नाइडा ने अनुवाद प्रक्रिया का जो परोक्ष वर्गीकरण किया है उसमें विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन ये तीनों चीजें शामिल होती हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुवाद प्रक्रिया के कुल कितने चरण हैं? यानी भोलानाथ तिवारी ने जो अनुवाद प्रक्रिया का वर्गीकरण किया है उसके कुल कितने चरण हैं? ए 3, बी 4, सी 5 और डी है 6। आपका सही उत्तर है सी यानी कुल 5 चरण हैं। अगला प्रश्न है, बाथगेट द्वारा प्रस्तुत अनुवाद प्रक्रिया के प्रारूप को किस नाम से जाना जाता है? यानी बाथगेट के द्वारा जो अनुवाद प्रक्रिया का प्रारूप प्रस्तुत किया गया है उसको किस नाम से जाना जाता है? ए है संक्रियात्मक प्रारूप, बी है असंक्रियात्मक प्रारूप, सी है दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए यानी संक्रियात्मक प्रारूप। यानी बाथगेट ने अनुवाद प्रक्रिया का जो प्रारूप प्रस्तुत किया है उसे संक्रियात्मक प्रारूप कहते हैं और इसे संक्रियात्मक प्रारूप नाम बाथगेट के द्वारा ही दिया गया था। अगला प्रश्न है, बाथगेट द्वारा प्रस्तावित अनुवाद प्रक्रिया के चरणों में क्या शामिल है? ए समन्वय, बी विश्लेषण, सी बोधन, डी है उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है डी यानी उपयुक्त सभी। यानी बाथगेट के द्वारा अनुवाद प्रक्रिया जो प्रस्तुत की गई थी उसके चरणों में समन्वय भी शामिल है, विश्लेषण भी शामिल है और बोधन भी शामिल है। और इसके अलावा दोस्तों पारिभाषिक शब्दावली, पुनर्गठन, पुनरीक्षण और पर्यालोचन भी इसमें शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूमार्क द्वारा प्रस्तावित अनुवाद प्रक्रिया में शामिल है। यानी न्यूमार्क के द्वारा जो अनुवाद प्रक्रिया प्रस्तावित की गई है उसमें क्या क्या शामिल है? ए है अंतरक्रमिक अनुवाद, बी है अर्थबोधन और लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्तिकरण, सी है दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी दोनों। यानी न्यूमार्क के द्वारा जो अनुवाद प्रक्रिया प्रस्तावित की गई है उसमें दो रूप हैं, पहला है अंतरक्रमिक अनुवाद और दूसरा है अर्थबोधन और लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्तिकरण। यह दोनों ही प्रक्रिया न्यूमार्क द्वारा प्रस्तावित अनुवाद प्रक्रिया में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, बाथगेट द्वारा प्रस्तावित अनुवाद प्रक्रिया में कुल कितने चरण हैं? यानी बाथगेट के द्वारा जो अनुवाद की प्रक्रिया प्रस्तावित की गई है उसमें कुल कितने चरण हैं? ए है 4 चरण, बी है 5 चरण, सी है 6 चरण और डी है 7 चरण। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी 7 चरण। यानी बाथगेट ने जो अनुवाद की प्रक्रिया प्रस्तुत की है उसमें कुल 7 चरण हैं। अगला प्रश्न है, अंतरक्रमिक अनुवाद क्या कहलाता है? ए छायानुवाद, बी है शब्द प्रतिशब्द अनुवाद, सी है भावानुवाद और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी यानी शब्द प्रतिशब्द अनुवाद। यानी अंतरक्रमिक अनुवाद शब्द प्रतिशब्द अनुवाद कहलाता है और शब्द प्रतिशब्द अनुवाद को दोस्तों कोशीय अनुवाद भी कहते हैं क्योंकि यह शब्दकोश पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, नाइडा द्वारा प्रस्तावित अनुवाद की परोक्ष प्रक्रिया में कुल कितने चरण हैं? यानी नाइडा ने जो अनुवाद की परोक्ष प्रक्रिया प्रस्तुत की है उसमें कुल कितने चरण हैं? ए 3, बी 4, सी 5 और डी है 6। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी 3। यानी नाइडा द्वारा प्रस्तावित अनुवाद की परोक्ष प्रक्रिया में कुल 3 चरण हैं, विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन। अगला प्रश्न है, बाथगेट द्वारा प्रस्तावित अनुवाद प्रक्रिया में जब अनुवादक और विषय विशेषज्ञ विचार विमर्श करके उसे प्रामाणिक बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं?
यानी बाथगेट ने जो अनुवाद की प्रक्रिया प्रस्तुत की है उसमें अनुवादक और विषय विशेषज्ञ जब आपस में विचार विमर्श करते हैं और अनुवाद को प्रमाणिक बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए अंतरण, बी पुनर्गठन, सी है पर्यालोचन, डी है पुनरीक्षण। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी पर्यालोचन। यानी अनुवादक और विषय विशेषज्ञ द्वारा विषय पर अनुवाद पर चर्चा करके उसे प्रमाणिक बनाने की प्रक्रिया पर्यालोचन कहलाती है। अगला प्रश्न है अनुदित पाठ को पुनः जांचना बाथगेट की अनुवाद प्रक्रिया में क्या कहलाता है? यानी जो अनुवाद किया जा चुका है उस पाठ को पुनः मूल पाठ से मिलाना या पुनः उसकी जांच करना बाथगेट की अनुवाद प्रक्रिया में क्या कहलाता है? ए समन्वय, बी है विश्लेषण, सी है पुनरीक्षण और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है सी यानी पुनरीक्षण। यानी अनुदित पाठ को पुनः जांचना बाथगेट की अनुवाद प्रक्रिया में पुनरीक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है स्रोत भाषा के ऐसे अंश जो संदेश को प्रस्तुत करने में अन्य अंशों की तुलना में अधिक महत्व रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी स्रोत भाषा में कुछ ऐसे अंश होते हैं जो अन्य अंशों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, उन अंशों को क्या कहते हैं? ए लक्ष्य भाषा पाठ, बी है पुनर्गठन, सी है पारिभाषिक अभिव्यक्ति, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है सी यानी पारिभाषिक अभिव्यक्ति। यानी स्रोत भाषा के ऐसे अंश जो संदेश को प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या अन्य अंशों की तुलना में अधिक भूमिका निभाते हैं उन्हें पारिभाषिक अभिव्यक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है नायडा द्वारा प्रस्तुत अनुवाद प्रक्रिया में मूल पाठ का सर्वप्रथम क्या किया जाता है? यानी नायडा ने जो अनुवाद की प्रक्रिया प्रस्तुत की है उसमें मूल पाठ का सबसे पहले क्या किया जाता है? ए विश्लेषण, बी अंतरण, सी पुनर्गठन, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए यानी विश्लेषण। यानी सबसे पहले हम मूल पाठ का विश्लेषण करते हैं। और विश्लेषण किसका किया जाता है? मूल पाठ के व्याकरण का, मूल पाठ के व्याकरण का और शब्द अर्थ का, व्याकरण का और शब्द अर्थ का। अगला प्रश्न है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुवाद प्रक्रिया में क्या शामिल है? यानी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने जो अनुवाद की प्रक्रिया प्रस्तुत की है उसमें क्या शामिल है? ए पाठ पठन, बी है पाठ विश्लेषण, सी है भाषांतरण और डी है उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। यानी भोलानाथ तिवारी के अनुवाद प्रक्रिया में पाठ पठन भी शामिल है, विश्लेषण भी शामिल है, भाषांतरण भी शामिल है। इसके अलावा दोस्तों समायोजन, समायोजन और मूल से तुलना, मूल से तुलना, ये दो चीजें और शामिल होती हैं भोलानाथ तिवारी के अनुवाद प्रक्रिया में। यानी उनकी अनुवाद प्रक्रिया कुल 5 चरणों से होकर गुजरती है। पाठ पठन, पाठ विश्लेषण, भाषांतरण, समायोजन और मूल से तुलना। अगला प्रश्न है नायडा के अनुवाद प्रक्रिया का सबसे मुख्य चरण क्या है? नायडा के अनुवाद प्रक्रिया में कुल 3 चरण हैं, लेकिन उन तीनों चरण में सबसे मुख्य चरण क्या है? ए विश्लेषण, बी है अंतरण, सी है पुनर्गठन और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी अंतरण। नायडा के अनुवाद प्रक्रिया का सबसे मुख्य चरण अंतरण है। अगला प्रश्न है नायडा के अनुसार प्रत्येक भाषिक संरचना के कितने स्तर होते हैं? यानी प्रत्येक भाषिक संरचना के कितने स्तर होते हैं? ए 2 स्तर, बी है 3 स्तर, सी है 4 स्तर और डी है 5 स्तर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी 2 स्तर। यानी नायडा के अनुसार प्रत्येक भाषिक संरचना के कुल 2 स्तर होते हैं। पहला है अभ्यांतरिक और दूसरा है बाह्य। यही 2 स्तर भाषिक संरचना के होते हैं। अभ्यांतरिक जो होता है वो मूल संदेश होता है, उसी का अनुवाद लक्ष्य भाषा में किया जाता है। और बाह्य संरचना जो होती है वो शैली और तकनीकी पर आधारित होती है,
शैली और तकनीकी जो होती है वो अनुवाद करते समय बदल जाती है। अगला प्रश्न है, पुनर्गठन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किन तथ्यों को ध्यान में रखना होता है। यानी नायडा के अनुसार जो हम अनुवाद की प्रक्रिया अपनाते हैं, उस अनुवाद के प्रक्रिया का अंतिम चरण है पुनर्गठन, और उस पुनर्गठन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किन तथ्यों को ध्यान में रखना होता है। ए है व्याकरण की संरचना, बी है शब्द क्रम, सी है सह प्रयोग और डी है उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। यानी व्याकरण के संरचना का भी ध्यान रखना होता है, शब्द क्रम का भी ध्यान रखना होता है और सह प्रयोग का भी ध्यान रखना होता है। अगला प्रश्न है, नायडा के अनुसार अनुवाद प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है। यानी नायडा ने जो अनुवाद की प्रक्रिया प्रस्तुत की है उसका अंतिम चरण क्या है। ए विश्लेषण, बी अंतरण, सी है पुनर्गठन और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी पुनर्गठन। अगला प्रश्न है, द आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन किसकी कृति है। ए रघुनाथ राव, बी है न्यूमार्क, सी है नायडा और डी है पटनायक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी रघुनाथ राव। द आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन रघुनाथ राव की कृति है। अगला प्रश्न है, अनुवाद ऐसा शिल्प है जिसमें एक भाषा में व्यक्त संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा में उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। यह कथन किसका है। ए नायडा, बी न्यूमार्क, सी है बाथगेट और डी है पटनायक। आपका सही उत्तर है बी यानी न्यूमार्क। यानी ऊपर जो परिभाषा दिया गया है यह न्यूमार्क के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनुवाद के संदर्भ में सत्य क्या है। यानी अनुवाद के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन में से क्या सत्य है। ऑप्शन ए है अनुवाद के लिए दो भाषा का होना आवश्यक है। ऑप्शन बी है अनुवाद अर्थ का होता है। ऑप्शन सी है जिस भाषा से अनुवाद होता है उसे स्रोत भाषा कहते हैं और डी है उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। यानी अनुवाद के लिए दो भाषा का होना जरूरी होता है, एक स्रोत भाषा और दूसरा लक्ष्य भाषा। और अनुवाद दोस्तों शब्द का न होकर के अर्थ का ही होता है, उसमें जो संदेश निहित होता है उसके मूल भाव का ही अनुवाद होता है। और जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहा जाता है और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहा जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।